हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज फिर आप लोगों के लेके आया हूँ ईएसआई प्रीलिम्स का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस टेस्ट है। जो हमारा आज का प्रैक्टिस टेस्ट 12 है, तो फ्रेंड्स उसको हम लोग देखेंगे। अगर आप बिहार दरोगा या ईएसआई का आप एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे तो इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं एडिटोरियल का प्रैक्टिस टेस्ट 12, ठीक है फ्रेंड्स। तो आते हैं हम आपका फर्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा क्या। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो फ्रेंड्स देखिएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा देखिएगा। भारत में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को मनाया था, ये सही है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला, ये भी सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया, ये भी सही है। हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना की उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। फ्रेंड्स ये गलत है, ठीक है ना। इसमें वृद्धि क्या हुई है, तो भारत में जो हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादक दोनों में से सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ है, ठीक है। और अन्य फसलों पर सामान्य प्रभाव पड़ा है। अन्य सभी विकल्प सही है, मतलब क्या जितने भी आपका जो विकल्प दिए हुए ऑप्शन वो सही है, लेकिन आपका डी जो है वो आपका गलत है। सबसे ज़्यादा फसल किस पे लाभ हुआ था, तो गेहूं पे प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो क्या है ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 68.8%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या को 68.8% है। और अगर बात करें शहरी की, तो शहरी का भी देख लीजिएगा 31.2%, यानी कि 31.2% शहरी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है। कौन सही नहीं है वो देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये टिहरी बांध परियोजना है। तो टिहरी बांध जो है वो कहाँ पे है, तो उत्तराखंड, ये आपका सही है। जो किस नदी पे, नदी का भी पूछ दे तो भागीरथी नदी याद रखिएगा। बी है नागार्जुन सागर परियोजना, तो ये देखिएगा ये आंध्र प्रदेश में है। और ये किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पे है। नेक्स्ट है तिलैया परियोजना। तिलैया परियोजना जो है वो कहाँ पे है, तो याद रखिएगा तिलैया जो परियोजना है ना फ्रेंड्स वो बिहार में नहीं है, ठीक है ना। याद रखिएगा बराकर नदी, मतलब क्या है, बराकर नदी झारखंड में है, ध्यान रखिएगा। किस नदी पे, तो बराकर नदी पे है। और कौन से राज्य में है ये तिलैया परियोजना, तो झारखंड में है, ठीक है। और नेक्स्ट है डी नंबर कि तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में, मतलब झेलम नदी पे, ये आपका राइट है, ठीक है। तो देख लीजिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोयना। तो कोयना गोदावरी की जो प्रमुख जो सहायक नदियां कौन कौन है पता है ना, पेनगंगा हो गया, इंद्रवती हो गया, प्राणहिता, मंजीरा, शबरी, पूर्णा, बेनगंगा, वर्धा है, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें कोयना जो है ना, कोयना कृष्ण की सहायक नदी, याद रखिएगा। कोयना जो है किस नदी की सहायक मतलब नदी है, तो याद रखिएगा कृष्ण की सहायक नदी क्या है, तो कोयना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपका कि भारत के मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो कितनी है इसकी लंबाई, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6100 किलोमीटर। तो भारत के मुख्य तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और भारत की अगर बात करें तो संपूर्ण तटीय रेखा की लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा 7516.6 किलोमीटर इसकी संपूर्ण तटीय रेखा की लंबाई है, याद रखिएगा 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उड़द। तो जो दाल जो है दलहन की फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा जो होती है मृदा को क्या करता है ना कि नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, ठीक है ना। इसीलिए जो हमारा जो उड़द होगा वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तन कौन प्राप्त करता है। तो कौन प्राप्त करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर्वाहारी। तो पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम जो पोषण स्तर जो प्राप्त करता है वो सर्वाहारी प्राप्त करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि धारणीय कृषि को से क्या तात्पर्य है। तो धारणीय कृषि किसे कहते हैं, तो याद रखिए इस प्रकार की कृषि जिसमें भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। मतलब धारणीय कृषि से तात्पर्य है कि ऐसी कृषि जिसमें मृदा की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाए बिना उत्पादन को क्या करे, बनाए रखता है, ठीक है ना। तो धारणीय कृषि में पर्यावरण को अक्षुण्ण बनाए रखता है, मतलब क्या इसको बनाए रखता है, उसे क्या कहते हैं, धारणीय कृषि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है ना। डिस्टिल्ड वाटर क्या है, तो याद रखिएगा ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि विद्युत का कुचालक है। तो जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर जो होता है ना, जिसको हम लोग अशुद्ध जल कहते हैं, ठीक है ना, यानी शुद्ध जल कहिए, ठीक है, या शुद्ध जल का विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है ना। और अशातु जल में कोई अशुद्धि नहीं होती है, कोई आयन नहीं होते हैं, केवल कोई चार्ज भी नहीं होते हैं, पानी के अणु होते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, अणुओं में चार्ज नहीं होता है, इसलिए अशातु जो जल है, जो मतलब डिजिटल वाटर जो है वो क्या है, वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक
होता है, ठीक है ना, मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी के लिए। तो जो हमारा जो ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या करता है कि केवल एसी धारा के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी यात्री सुयांग भारत कब आया? तो ये भारत कब आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 518 ईस्वी में। तो चीनी यात्री जो सुयांग है जो भारत 518 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है क्या कि तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बलबन। तो तुर्कान ए चहलगानी की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। याद रखिए किसके द्वारा किया गया था? तो यह इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, लेकिन बलबन के द्वारा तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया गया, मतलब समाप्त किया गया बलबन के द्वारा, लेकिन स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिए इल्तुतमिश यानी कि इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो किससे होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विंध्यन। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सोना, लोहा, मैग्नीज, तांबा इत्यादि खनिज प्राप्त होते हैं, ठीक है। और विध्वन क्रम की चट्टानों में चूना का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें गोंडवाना क्रम की चट्टानों से क्या प्राप्त होता था? कोयला प्राप्त होता है। तो मैं तीनों आपको बता दिया। तो गोंडवाना क्रम से चट्टान प्राप्त होता है, धारवाड़ क्रम से सोना, लोहा, मैग्नीज, तांबा प्राप्त होता है, और आपका जो ये फ्रेंड्स जो विंध्यवान से क्या होता है? चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होता है। तो तीनों याद रखिए, कोई भी एग्जाम में आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है? तो किस पे कम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जैन। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो अगर बात करें भारत के किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न सबसे कम है, तो जैन धर्म में सबसे कम है। अगर जैन धर्म में अगर धार्मिक बात करें तो 0 पॉइंट क्या होता है? 4%। अगर सबसे अधिक की बात करें तो बौद्ध जो बौद्ध धार्मिक जो समूह है वो सबसे अधिक होता है, वहाँ पे 0.7% मतलब बौद्धिक धर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो किसने समझाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि लैमार्क ने। तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था और इसने सिद्धांत भी दिया था, ठीक है। और अगर बात करें अरस्तु, तो अरस्तु को जीव विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान का पिता कहा जाता है। हुगो डी ब्रिज को क्या कहा जाता है? देखिएगा ऑप्शन में है हुगो डी ब्रिज। तो हुगो डी ब्रिज को कहा जाता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, और मेंडल ने क्या दिया था? आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था मेंडल ने। तो तीनों एक क्वेश्चन से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ की बनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सिल्वर नाइट्रेट की। तो मतदान के समय जो प्रयुक्त स्याही सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। अगर हम बात करें सिल्वर आयोडाइड की, तो फ्रेंड्स सिल्वर आयोडाइड देखिएगा ऑप्शन में ये क्या होता है कि कृत्रिम वर्षा जो होते हैं सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा कराना में होता है, ठीक है। अगर बात करें सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ पे होता है? याद रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में, और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है कृत्रिम वर्षा कराने में। देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई है? तो किस अधिनियम द्वारा हुई है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कनाडा। तो भारतीय संविधान में विशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास होती है, ये विशिष्ट शक्तियां जो होती है किसके पास होती है? तो केंद्र के पास होती है, का सिद्धांत कनाडा से लिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर आपका कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो कितनी बार किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 36 बार। तो भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, और यह वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार है, ठीक है ना। कितने बार है? तो 36 बार किया गया है। ध्यान रखिए कहाँ से मिलती है? तो आर्यों से जानकारी मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्न में कौन सी रचना वाण्य भट्ट की है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हर्षचरित। तो वार्न भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसे कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उनके दो प्रमुख ग्रंथ थे, एक था हर्षचरित्र और दूसरा कादम्बरी। याद रखिए हर्षचरित्र और कादम्बरी किसके मतलब लेखक कौन थे? तो वार्न भट्ट इसके लेखक थे। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन आपका कि राज्यों में गठन की दृष्टि में से निम्न में से कौन सही है? इसमें से कौन सा सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए गुजरात 1960 ये इसका गठन हुआ था, पंजाब में 1966 का गठन हुआ था, सिक्किम 1975 में हुआ था, यानी कि उपयुक्त सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी काटती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि लिम्पोपो। तो लिम्पोपो जो है फ्रेंड्स वो क्या करती है ना कि लिम्पोपो जो है भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है। मगर अगर बात करें भूमध्य रेखा की तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है, मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। भारत में कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। ध्यान रखिएगा भारत में कर्क रेखा को 2 बार कौन नदी काटती है? तो माही नदी काटती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है तो जरूर इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो कपास के रेशे से किससे प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बीज से। तो कपास को श्वेत स्वर्ण कहा जाता है। अगर बात करें श्वेत स्वर्ण के एग्जाम में ऐसे आता है कि श्वेत स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो याद रखिए कपास को श्वेत स्वर्ण कहा जाता है जो बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? मैच द फॉलोइंग, इसमें से कौन मैच नहीं करना है? तो देखिएगा फ्रेंड्स ये प्रेयरी जो है वो उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका, बेल्ड दक्षिण अफ्रीका और फ्रेंड्स देखिए स्टेपीज जो है ना ये उत्तरी अफ्रीका यानी कि मतलब उत्तरी अफ्रीका में नहीं होगा, लेकिन क्या होगा ये यूरोप में स्थित घास का मैदान है। ठीक है ना, तो याद रखिए स्टेपीज जो है वह यूरोप में स्थित घास का मैदान है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि महमूद गजनी। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। गजनी ने भारत पर कुल कितना बार आक्रमण किया था? तो याद रखिए 17 बार आक्रमण किया था भारत पे। ठीक है, कौन? तो मोहम्मद गजनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा महमूद गजनी जो है वो भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना का नींव रखी थी? तो किसने रखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी थी और उन्हें नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। उन्होंने ही क्या किया था कि नगद देना वेतन मतलब नगद जो वेतन है जो देना प्रारंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा है? तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन साहब ने किया था, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है, और न्यूट्रॉन का जेम्स स्टैटिक में किया था। अब फ्रेंड्स है मेसॉन। तो मेसॉन का तो क्या देखिएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी कण जो एक क्वार्क है और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बनता है और मेसॉन कहलाते हैं। खोजकर्ता डॉक्टर एच मतलब जो इसके जो खोजकर्ता हैं जो इसके डॉक्टर एच जे भाभा। याद रखिएगा मेसॉन का जो खोजकर्ता कौन है? तो डॉक्टर एच जे भाभा है, रदरफोर्ड नहीं, याद रखिएगा एच जे भाभा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर है कि ठोस एरोसोल का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि धुआं। तो धुआं ठोस एरोसोल का उदाहरण है। अगर बात करें हम कोहरा, बादल एवं कुहासा द्रव एरोसोल का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोहरा हो गया, कोहरा जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि कोहरा लगा हुआ है, कोहरा हो गया, बादल हो गया एवं कुहासा द्रव एरोसोल यानी कि द्रव व गैस का उदाहरण होता है और ठोस एरोसोल में ठोस व गैस होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा धुआं जो है वह ठोस एरोसोल का उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं होना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक के गिर जाने का यह अर्थ है कि सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं होना। अगला क्वेश्चन है देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्यों होती कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर में। तो भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर नवंबर में लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। याद रखिएगा। ठीक है, ये कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर है कि मृत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैलिफोर्निया में। तो मृत घाटी दक्षिण कैलिफोर्निया में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि मैच करना है, एक से मैच सेकंड में करना है। देखिएगा फ्रेंड्स अगर बात करें तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये जो हुआ था
वो फ्रेंड्स लॉर्ड कार्नवालिस, देखिए लॉर्ड कार्नवालिस के साथ हुआ, मतलब ने किया था। कब हुआ था मैसूर युद्ध? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये कार्नवालिस ने किया था और मैसूर, इसको मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कब हुआ था? तो 1790 से लेकर 1992 तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो ये किसने, मतलब इसके जो गवर्नर जनरल थे, सॉरी इसके जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे उस टाइम में? याद रखिएगा। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के जो गवर्नर थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा डार्टिंग, याद रखिएगा फ्रेंड्स हार्डिंग यानी कि बी हो जाएगा। 3 नंबर देखिएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और ये जो लॉर्ड हार्डिंग जो हुआ था वो सिख युद्ध, इसको हम लोग सिख युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा तृतीय आंग्ल कब हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो तो हुआ था 1817 से 19 के बीच में, लेकिन किसके गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड हास्टिंग, यानी कि सी हो जाएगा। फोर्थ है प्रथम आंग्ल, तो ये हुआ था ऑकलैंड, ये लॉर्ड ऑकलैंड अफगान युद्ध जो हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड में हुआ था, और ये जो कब हुआ था? तो इसको अफगाना युद्ध के नाम से जानते हैं। 1839 से 42 तक हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये देखिएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, आपका 33 नंबर क्वेश्चन है क्या कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। तो निर्भर करता है किस पे करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यानी कि सरकार की इच्छा शक्ति पर, पर्याप्त साधनी की उपलब्धता पर। तो फ्रेंड्स राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समुचित क्रियान्वयन सरकार की इच्छा और पर्याप्त साधनों धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खुदाई खिदमतगारों। ठीक है, तो 1930 में खान अब्दुल गफ्फार खान, ध्यान रखिएगा 1930 में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा खुदाई खिदमतगार की स्थापना की गई है। इसे लाल कुर्ती के नाम से जाना था। किसने किया था? तो याद रखिए खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, 1930 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बल का परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से मिलता है। तो किस गति नियम से नहीं मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि प्रथम गति नियम। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम बल का परिभाषा देता है। गति का प्रथम नियम इस प्रकार है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो वो क्या रहता है ना कि जब तक उस पर कोई बाहर का बल न लगे तब तक वो क्या होता है? उसी अवस्था में बनी रहती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिएगा मैथ तो करना है, तो रेडियम, तो देखिएगा रेडियम है यहाँ पे। तो रेडियम का खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने किया था। एक्सरे का खोज किसने किया था? अब आगे रेडियम के बाद पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ध्यान रखिएगा। और एक्सरे का खोज रॉन्टसन ने, और चेचक का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था फ्रेंड्स। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए फ्रेंड्स सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा, आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है। तो क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें से सभी। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय दल जो होता है, राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा किसी पार्टी के सभी प्रदान किया जा सकता है यदि वह क्या होना कि ये सब शर्त पूरा करता है। ठीक है ना, तो कुल डाले कुल डाले गए वोटों का 6%, 4% मत, 4 सीट। तो फ्रेंड्स ये सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज में कितने चक्र हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से फ्रेंड्स जो देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने चक्र है। देखिए तो राष्ट्रीय ध्वज में यहाँ पे देखिए क्या पूछा? चक्र पूछा, उसकी तिल्लियाँ नहीं पूछ रहे। क्वेश्चन देखिए आप लोग कंफ्यूजन करके क्या कीजिएगा, बहुत जल्दी में रहते हैं, अरे सर 24 होता है, मार देंगे, टिक कर देंगे, आ जाएंगे, तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि याद रखिए चक्र की बात करते हैं तो याद रखिए भारत में राष्ट्रीय ध्वज में तो कितने चक्र होते हैं? तो एक चक्र होते हैं, चक्र तो एक ही होते हैं ना। और इसमें जो तिल्लियाँ जो होते हैं वो क्या होते हैं? 24 होती है। आया समझ में ना, ये आप फ्री का 1 नंबर कट जाता है। तो ध्यान से देखिएगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने चक्र होते हैं? तो चक्र तो एक होते हैं, लेकिन तिल्लियाँ कितनी होती है? 24 होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। तो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे डॉक्टर एच.जी. मुखर्जी थे। अगर बात करें संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के
अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5वीं। तो फ्रेंड्स ये 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1974 1974 से लेके 79, ठीक है, में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध वर्णित है? तो किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाग 11। तो किस भाग में है? तो फ्रेंड्स संविधान के भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य ने 2020 को सुशासन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य ने लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने 2020 को सुशासन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर की केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? तो जो कितने जिले हैं? तो राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। तो लद्दाख में कुल 2 जिले हैं, कारगिल एवं लेह, याद रखिए कारगिल एवं लेह, वहाँ पे 2 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स मनी ऐप पोर्टल को किस संगठन मंत्रालय ने जारी किया है? तो किसने जारी किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कि RBI। तो दृष्टिहीन भारतीय व्यक्तियों को भारतीय टैंक नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान में मदद करने हेतु RBI ने मनी ऐप लॉन्च किया है। तो किसके लिए? तो जो जो अंधे लोग हैं उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर कि विश्व पुस्तक मेला 2020 का विषय थीम क्या है? तो क्या है इसका थीम? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गांधी द राइटर्स राइटर। तो विश्व पुस्तक मेला 2020 का आयोजन दिल्ली, याद रखिए कहाँ पे किया गया था? तो दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था और जनवरी में हुआ था, जिसका जो थीम था वो गांधी द राइटर्स राइटर इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2020 में ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूस हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो वर्ष 2019 में ब्रिक्स, याद रखिए 2019, तो वर्ष 2019 में ब्रिक्स का आयोजन ब्राज़ील में किया गया, मतलब 2019 वाला जो किया गया वो कहाँ किया गया? तो ब्राज़ील में, और एवं वर्ष 2020 में इसका आयोजन रूस में किया जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी। और दोनों आप लोग याद रखिएगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और दिक्कत ना हो कि आपको 19 वाला कहीं एग्जाम में पूछ दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर कि मिस अर्थ 2019 का विजेता कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नेलिस पिमेंटल। तो मिस अर्थ 2019 का आयोजन फिलीपींस में किया गया, जिसके विजेता जो है वह नेलिस पिमेंटल, ठीक है, नेलिस पिमेंटल बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राजा राम मोहन राय पुस्तक से किसे सम्मानित किया गया? पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुलाब कोठारी। तो राजा राम मोहन राय पुरस्कार से राजस्थान ग्रुप पत्रिका के मालिक गुलाब कोठारी को सम्मानित किया गया। आपको एग्जाम में ऐसे आ जाएगा कि राजस्थान ग्रुप पत्रिका के मालिक कौन है? तो याद रखिएगा गुलाब कोठारी। ठीक है, गुलाब कोठारी को सम्मानित किया गया, वहाँ के वो मालिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर कि 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? तो याद रखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि पैरासाइट। तो 92वां जो ऑस्कर पुरस्कार में पैरासाइट को सर्वाधिक फिल्म का पुरस्कार मिला है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जोकिन फिनिक्स को दिया गया। याद रखिएगा जोकिन फिनिक्स को दिया गया सर्वाधिक एक्टर का पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 51 क्वेश्चन है आपका कि आंध्र प्रदेश बोला कि आंध्र प्रदेश कैबिनेट में 3 राजधानियां की स्थापना की मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानियां कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुर्नूल। तो आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने अपनी राज्य की 3 राजधानियों को स्थापना की मंजूरी दी है, जिसके अनुसार जो है वो विधायी राजधानी होगा अमरावती, विधायक राजधानी, कार्यकारी राजधानी होगा विशाखापट्टनम, और न्यायिक राजधानी होगा जो कुर्नूल होगी उसकी न्यायिक राजधानी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 51 नंबर क्वेश्चन है कि बजट 2020-21 की घोषणा के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 11,500 करोड़। तो बजट 2020-21 घोषणा के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए 11,500 तथा स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 की राशि आवंटित की है। ध्यान रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 की राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
52 नंबर की भारत आने वाली विदेशी यात्रियों का सही क्रम है। तो भारत आने वाला विदेशी क्रम का सही क्रम क्या है फ्रेंड्स? तो अब देखिएगा मेगास्थनीज पहले आया था, उसके बाद फायान, उसके बाद इनसिंग, उसके बाद हेंसाक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो देखिएगा तुर्की के शीर्ष मतलब जो हमारे जो भारत जो आने वाले विदेशी यात्री का सही क्रम क्या है? मेगास्थनीज, फायान, इनसिंग और हेंसाक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर कि हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इस्तांबुल में। तो फ्रेंड्स ये जो तुर्की में जो शीर्ष अदालत ने इस्तांबुल में स्थित हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित करने का आदेश दे दिया गया है। ठीक है, अगर जिस कारण से यह इमारत तुर्की बनाम क्रिश्चियंस के अंतर्राष्ट्रीय तनाव के मुद्दा बन गई है। ठीक है, तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इस्तांबुल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस्तांबुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 54 नंबर कि हाल ही में बापू नाडकर्णी का निधन हो गया है जिसका इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रिकेट। तो बापू नाडकर्णी का संबंध क्रिकेट से था जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 अक्टूबर को। तो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिनकी शुरुआत पहली बार जो हुआ था इसको मनाने का याद रखिए 2015 में। तो इसे सबसे पहले कब मनाया गया था? 2015 में से मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर कि चंद्रयान 2 का वजन कितना था? तो जो चंद्रयान 2 जो था उसका वजन कितना था फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3.8 टन। याद रखिएगा चंद्रयान 2 मिशन का जो कुल वजन भार था वो 3.8 टन है। और इसे पूरे प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा था? तो याद रखिए 978 करोड़ रुपए में इसे अंतरिक्ष यान के लिए 603 करोड़ रुपए और GSLV Mk3 के लिए 375 करोड़ रुपए की लागत है। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर जिसको हम लोग विक्रम के नाम से जानते हैं और एक रोवर जिसको प्रज्ञान शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किन्हें प्रयुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नृत्य गोपाल दास को। तो राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कर्म योद्धा पुस्तक किसके व्यक्तिगत पर लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नरेंद्र मोदी। तो कर्म योद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई है पुस्तक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जनवरी 2020 को इसका विमोचन किया था। याद रखिए किसने किया था? तो केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, जो 7 जनवरी 2020 को इसको किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर कि IDSA नया नाम किस राजनेता के नाम पर रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मनोहर पारिकर। तो मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस ने अपना नया नाम मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया, जिसका फलस्वरूप इनका नया नाम है MPIDSA हो गया है। याद रखिएगा इसका नया नाम क्या हो गया? तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका नया नाम क्या हो गया? तो MPIDSA इसका नया नाम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर देखिएगा कि हाल ही में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री पुनः कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एंटोनियो कोस्टा। तो फ्रेंड्स जो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को बनाया गया है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो लिस्बन है और इसकी जो करेंसी है वो क्या है? तो यूरो है। ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में आता है करेंसी और यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 नंबर क्वेश्चन है कि मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि मणिपुर। तो मणिपुर के ब्लैक राइस को GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में चर्चा रहा NPR पहली बार कब तैयार किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2010 में। तो NPR का पहले फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। यह पहली बार 2020 में तैयार किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 2020 नहीं, 2010 में तैयार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रेलेंटलेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रेलेंटलेस पुस्तक के लेखक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यशवंत सिन्हा। तो रेलेंटलेस पुस्तक के जो लेखक है यशवंत सिन्हा है और यह पुस्तक फरवरी 2020 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है वो देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए
तो भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में किया, ये गलत है। कोई विधेयक धन विधेयक में या नहीं हो, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के सहायता से करता है, ये भी गलत है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषा दी गई, ये आपका राइट है। और धन विधेयक सरकार में कोई भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये गलत है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 65 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1972 के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 66 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। तो निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान का निर्माण प्रारूप समिति जो ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ध्यान रखिएगा, ड्राफ्ट कमेटी यानी कि ड्राफ्ट कमेटी मतलब क्या, प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इंग्लिश में दे दिया ताकि आप लोग इंग्लिश पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। तो देखिएगा फर्स्ट है आपका कि अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता है, सही है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत, ये भी सही है। और अनुच्छेद 326 उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 131 तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय एवं अभिलेख न्यायालय है, ये फ्रेंड्स आपका गलत है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता की बात की गई है। अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो अनुच्छेद 129 याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 129, यहाँ पे 131 गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है। तो ऑप्शन ए पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याण, संघीय, लोकतांत्रात्मक। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3 हो जाएगा। 2 3 कहने का मतलब क्या, लोक कल्याण और संघीय। ठीक है, प्रस्तावना में लोक कल्याण एवं संघीय का सही वर्णन नहीं है। ठीक है, बाकी पथ निरपेक्ष हो गया, लोकतांत्रिक आपका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर कि जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया को में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निवल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में से प्रयुक्त मशीन और पूंजी में मूल्य की आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे केवल घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सेबी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेक्रेटरीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, सेक्रेटरीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेक्रेटरीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया मत कर दीजिएगा, यहाँ पे सेक्रेटरीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें, ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, यानी कि आईडीए। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए विश्व बैंक की एक इकाई है। इसके अंतर्गत विकासशील देशों में आर्थिक विकास को तेज करने, उत्पादन में वृद्धि करने तथा जीवन स्तर पर ऊपर उठने के लिए शून्य बाजार दर पर लंबी अवधि के लिए ऋण दिया जाता है। इसलिए आईडीए के उदार ऋण की खिड़की सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट। तो फ्रेंड्स पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग, ये सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो ये वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो कर्जन के द्वारा नहीं हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा नहीं होता, लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया था। याद रखिए किसके द्वारा लाया गया था। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। और इल्बर्ट बिल रिपन के द्वारा लाया गया था। तो लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन याद रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के द्वारा नहीं, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा और इल्बर्ट विल रिपन के द्वारा लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लाया गया। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1872। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1872 में बाल विवाह रोकने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर क्वेश्चन है आपका कि
कि फर्स्ट वार इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी.डी. सावरकर। तो बी.डी. सावरकर ने फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर की द ओरिजिन ऑफ लाइफ किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि H.I. ओपेरिन। तो H.I. ओपेरिन के द्वारा क्या किया गया था कि द ओरिजिन ऑफ लाइफ जो लिखा गया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपका 66 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग है। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लीज़ अगर कितना मार्क्स आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आप ESI बिहार दरोगा अब एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे तो ये टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इससे पहले वाला टेस्ट नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज़ आप फ्रेंड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, तो इसे आप जरूर जाके देखिए। अगर आपको फ्री में अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो ट्रांसफार्मर फ्रेंड्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो जिस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है वह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या दो कॉइल के बीच पारस्परिक प्रेरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन है कि नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है? तो किस प्रकार का उदाहरण है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। तो उत्तोलक जो होते हैं ना, छड़ होता है। कैसे में? जो किसी निश्चित जो उत्तोलक एक छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकते हैं। इसमें प्रथम अगर बात करें प्रथम वर्ग के उत्तोलक देखिएगा तो देखिए याद, कैंची हो गया, पिलास हो गया, सरसी जो जिसे कसेली करता है सरसी, वो हो गया प्रथम वर्ग का उत्तोलक। ठीक है, अगर बात करें द्वितीय वर्ग का उत्तोलक तो सिरौता हो गया, नींबू हो गया, निचोड़ की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन। कभी नींबू निचोड़ने वाली मशीन देखिए जो ऊपर से ओपन करके उसमें वहाँ पे नींबू को रखते हैं फिर गाड़ते, तो क्या होगा, दूध पहले वहाँ पे गड़ा उसका यहाँ पे प्रेस किए, तो दो काम हुआ ना। तृतीय वर्ग के उत्तोलक क्या हो गया? तो चिमटा। चिमटा का भी देखें, पहले उसको हाथ से क्या करेंगे, जोर से उसको पकड़ेंगे, वहाँ पे बीच में उसको राउंड दिया रहता है और बाद में उसको फंसाने वाला रहता है। तो 3 वाला हो गया। तो मनुष्य का हाथ, तो मनुष्य का जो हाथ भी है वो क्या है? तो तृतीय वर्ग के उत्तोलक है। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79 नंबर क्वेश्चन है क्या कि मैच करना है। तो मैच क्या करना है देखिएगा, तो देखिएगा जीवाणु विज्ञान। तो जीवाणु विज्ञान के देखिएगा क्या होगा, जो खोज किए थे कौन किए थे? ल्यूमेनहॉक ने। सूक्ष्म जीव विज्ञान तो सूक्ष्म जीव के लुईस पास्चर ने। आधुनिक आनुवांशिक तो आधुनिक वांशिक के TH मॉर्गन ने। और प्रतिरक्षा विज्ञान तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जो खोज किए थे वो एडवर्ड जेनर ने किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि A का 3, यानी कि जीव विज्ञान ल्यूमेनहॉक। याद रखिएगा, इसको मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 नंबर क्वेश्चन है क्या कि कार्य का मात्रक होती है। तो कार्य का जो मात्रक होती है क्या होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर, जूल, यानी कि इसमें से सभी आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कार्य यानी कि वर्ग का इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 81 नंबर क्वेश्चन है क्या कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लखनऊ में। तो भारतीय लघु विज्ञान विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसमें से कौन सा कथन सही है देखिएगा फ्रेंड्स, तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया था। तो ये क्या है? ये गलत है। 1950 में नहीं किया गया, तो फ्रेंड याद रखिएगा 1949 में यानी कि 1949 में किया गया था। ठीक है, और दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च में होता है। तो ध्यान रखिए जो हमारा भारतीय जो रिजर्व बैंक का जो लेखा होता है ना वर्ष कब होता है? तो याद रखिएगा जुलाई से जून जुलाई में होता है। ठीक है ना, अप्रैल मार्च में नहीं। तो ना तो एक होगा ना तो बी होगा, यानी कि डी राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर कि पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मलयालम। तो वर्ष 1956 ईस्वी में जारी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, कब? तो वर्ष 1956 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ स्थित? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वियना में। तो इंटरनेशनल IAEA तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिए सबसे पहले 1957 ईस्वी में की गई थी, जिसका मुख्यालय वियना
वियना में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर कि अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध के संरक्षण का उल्लेख है, तो किस में अनुच्छेद में उल्लेख है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 20। तो अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 20 में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 86 नंबर क्वेश्चन है आपका। 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 और सूची 1 को सम्मिलित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे अधिनियम है, कौन सा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो देखिए पहला है अंतर्राज्यीय जल विवाद। अंतर्राज्यीय जल विवाद जो हुआ था वो क्या हुआ था फ्रेंड्स, देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा अंतर्राज्यीय जल विवाद जो हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिए 1956 में अंतर्राज्यीय जल विवाद हुआ था। 1 का 3 हो जाएगा। रिवर बोर्ड्स एक्ट कब हुआ था, तो 1900 रिवर बोर्ड्स एक्ट भी क्या होता है फ्रेंड्स, 1956 में ही हुआ था। ठीक है, तो देखिए रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 में हुआ था और अंतर्राज्यीय जल विवाद भी 1956 में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय जल नीति कब किस वर्ष लागू हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय जल नीति, तो 1987 यानी कि 1987 में। और जल प्रदूषण यानी कि निवारण कब हुआ था, तो याद रखें 1974 में। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकारी दिवस 2020 का थीम क्या है, तो इसका थीम क्या है, तो इसका जो थीम जो है वो फ्रेंड्स वो द सस्टेनेबल कंज्यूमर। तो द सस्टेनेबल कंज्यूमर मतलब अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अलावा भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 की थीम जो है द सस्टेनेबल कंज्यूमर है। ठीक है, अगर बात करें तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो कौन सदस्य राष्ट्र नहीं है फ्रेंड्स, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि रूस। तो G7 दुनिया में इसकी 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का समूह है जिसकी स्थापना कब हुआ था, तो G7 का स्थापना 1975 में हुआ था, में की गई थी। इसके 7 सदस्य कौन कौन है, तो USA हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, UK हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया एवं जापान हो गया। भारत नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स अब आ गया हमारा मैथ से क्वेश्चन। तो क्या करेंगे ना, मैथ से जितने भी क्वेश्चन रहेंगे मैं इसे बना के आपको लास्ट में PDF फॉर्म में वीडियो क्लास में मैं क्या कर दूंगा ना, उसमें मतलब इंक्लूड कर दूंगा। तो अगर आप पहले क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, फिर मैं आपको क्या करूंगा ना, आप लोग प्रैक्टिस करके बना लीजिएगा। होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा उसमें तो आप देख लीजिएगा उसमें से। ठीक है ना, तो 89 हो गया, 90 हो गया, आप स्क्रीनशॉट लेके ही बना सकते हैं, थोड़ा सा टाइम दे रहे। 91 हो गया और फ्रेंड्स 92 हो गया, यहाँ पे 93 हो गया। तो फ्रेंड्स 93 तक हो गया और देखते हैं 94। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जितने भी 4 आपके मैथ्स है वो मैं क्या कर दूंगा ना, मैं आप लोगों को कंप्लीट कर दूंगा 94 में। देखिए फ्रेंड्स अब आ गया 94 में क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यानी कि 4-5 मैथ्स है तो मैं उसको क्या करूँगा, कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथनों में पे विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। इसमें से कौन असत्य है कौन सत्य है उसके बारे में बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता है लेकिन इस ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका क्या है, आपका ये आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है, ये गलत है। अनेकतावाद का संबंध जैन धर्म से है, तो फ्रेंड्स ये सही है, यानी कि डी केवल जो है वो 1 और 3 आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 95 नंबर कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था, तो किस क्षेत्र में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वास्तुकला। तो वास्तुकला के क्षेत्र में कुषाण काल के अंतर्गत सर्वाधिक विकास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अशोक के शिलालेख में संगम राज्य के बारे में हमें किस शिलालेख में वर्णन मिलता है, तो किस शिलालेख में मिलता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि दूसरा एवं 13वां। तो दूसरा एवं 13वां अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्य के बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97 नंबर कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, तो कहाँ भेजा था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तक्षशिला में। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो कौन था इसका शासन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स
99 नंबर क्वेश्चन है क्या कि फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है उसको देखिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए जो आपका वो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका सही है। उसने दीवार एवं खैरात विभाग में स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं का आर्थिक सहकार देता था, ये भी सही है। वह हक ए शर्ब नामक सिंचाई पर कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, ये भी सही है। उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपड़ों से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है, ये भी सही है फ्रेंड्स। तो देखिएगा फ्रेंड्स इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 2 3 4 आपका सभी इसमें से सही है, ठीक है फ्रेंड्स। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि चंदवाड़ का युद्ध किसके बीच हुआ। तो यह जो युद्ध हुआ था वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहम्मद गौरी व राजा जयचंद के साथ। तो चंदवाड़ का जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी व राजा जयचंद के साथ कब हुआ था। तो 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में चंद्रवाड़ का युद्ध हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसी के साथ जो आज का आपका जो ईएसआई और ईएसआई का जो प्रैक्टिस टेस्ट था फ्रेंड्स वो यहाँ पे फ्रेंड्स समाप्त होता है, क्योंकि आज का 12 जो प्रैक्टिस है ईएसआई और बिहार दौड़ का था। अगर आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं 15 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, ये 12 हो गया, 13 14 15 मैं जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो प्लीज़ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर एक नया वीडियो नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।